को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं। स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन वॉर रूम के साथ हाजिर हूं। आज आपको दिखाएंगे वॉर रूम में जाकर वो तस्वीरें, वो सबूत जो भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में वो सबूत हासिल हुए हैं, निकलकर सामने आए हैं। वो स्पॉट आपको दिखाएंगे जो भारत ने पाकिस्तान के सामने, जब पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की, कहां कहां जवाबी कार्रवाई हुई है, कौन कौन सी जगहों पर भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में हमला किया गया है, वो आपको प्रॉपर दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। वॉर रूम में जाकर हमारे साथ हमारे सहयोगी भी होंगे। सीधे वॉर रूम में चलेंगे और वॉर रूम में हमारे साथ हमारे सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं और ये आपको वॉर रूम नजर आ रहा है। वॉर रूम में सबसे पहले आप ये तस्वीर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आखिर ये पाकिस्तान के वो अलग अलग जगह हैं जहां पर ब्लास्ट किया गया है, जहां पर जवाबी कार्रवाई की गई है। इसके बारे में आपको डिटेल देंगे, हमारे सहयोगी भी डिटेल देंगे, मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बड़ी और अहम खबर दिखाएंगे। बड़ी और अहम खबर आपको हम दिखाएंगे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ी खबर अब फ्लैश हो रही है, बहुत आपको बताते चले। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं तस्वीरें, ये वीडियो आप देख रहे हैं, बड़ी और अहम खबर भारत पाक तनाव पर बड़ी खबर है। दरअसल लगातार गोलाबारी वहां होती नजर आई है। इन सब के बीच में भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताते चलें, भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई ठिकाने ध्वस्त हुए हैं और उन पाकिस्तान के ठिकानों को ध्वस्त किया है भारत की सेनाओं ने। अब आपको हम वो तस्वीरें दिखाते हैं और इन तस्वीरों को जरा समझिए। जब भारत ने कार्रवाई की है, ये कार्रवाई जब की गई, ये अलग अलग जगह हैं। आपको ये नजर आ रहा है लाहौर पर भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा इस्लामाबाद का अगर जिक्र करें, इस्लामाबाद में भी भारत ने बहुत वहां पर नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा कोटली का अगर जिक्र करें, कोटली में भी नुकसान पहुंचाया गया है जवाबी कार्रवाई के तहत। कराची वो क्षेत्र है पाकिस्तान का जो सबसे प्रचलित है, यहां पर भी आतंकी आका रहते हैं और यहां पर भी भारत की तरफ से बहुत ज्यादा जवाबी कार्रवाई देखने को मिली है। पेशावर हो, सियालकोट हो, मुरिद के हो, बिम्बेर हो, बहावलपुर हो, वो तमाम क्षेत्र आपको नजर आ रहे हैं। ये वो पाकिस्तान के क्षेत्र हैं जहां पर भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रीति हैं। प्रीति सबसे पहले आपको बताएंगी कि आखिर वो दो जगहें जहां पर भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है और नुकसान पाकिस्तान को हुआ। प्रीति बताइए। जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी सियालकोट जो है वो पाकिस्तान पंजाब प्रांत में स्थित है और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये दिल्ली से 513 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर मिसाइलें जो हैं वो दागी गई हैं और सबसे खास बात अब्दुल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमले को देखते हुए ये जवाबी कार्रवाई जो है वो अर्थव्यवस्था को देखते हुए भी की गई है, क्योंकि सियालकोट जो है वो पाकिस्तानी व्यापारियों के लिए काफ़ी अहम शहर जो है वो माना जाता है। तो अगर यहां हमला हुआ तो इसका सीधा असर जो है वो पाकिस्तानी व्यापारियों को पहुंचेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा जो है वो नुकसान देगा। और इस सियालकोट का जब जिक्र करते हैं तो सियालकोट वो क्षेत्र है, आपको यह भी जानकारी देते चलें, वो क्षेत्र है दरअसल सियालकोट जहां पर आतंकी कैंप्स भी बने हुए हैं। आतंकी कैंप्स थे और उन कैंप्स पर बकायदा भारत की तरफ से उन कैंप्स पर निशाना साधा गया। इस पर आप दिखाइए जरा, ये आपको जो नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये दरअसल सियालकोट का वो क्षेत्र है जहां पर आतंकी कैंप्स बने हुए थे
ये वो क्षेत्र है। और भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई, सीधे सीधे भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई सियालकोट के उन रिहायशी इलाकों में नहीं की गई है। यहां पर आप ये जो देखेंगे, ये क्षेत्र, ये रिहायशी वो क्षेत्र है, यहां पर जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। जवाबी कार्रवाई की गई है तो इस क्षेत्र में, सियालकोट के इस क्षेत्र में, जहां पर दरअसल आतंकी कैंप्स मौजूद थे, और इन आतंकी कैंप्स में भारत ने उन कैंप्स को नेस्तनाबूद किया है। इसके अलावा प्रीति, एक और चीज है, जो हम बात करें कराची का, कराची में भी भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, कराची में मैं आपको बता दूं कि कराची भारतीय बॉर्डर से जो है 350 किलोमीटर की दूरी पर है। और अर्थव्यवस्था की जहां मैंने बात की, तो कराची अच्छे से सबको पता है कि सबसे बड़े शहर में आता है, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में। और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि अर्थव्यवस्था पर हमला किया गया है। और यहाँ मैं आपको अब्दुल एक बात और इस पे गौर करने वाली ये है कि समुद्री इलाके के पास है कराची, तो यहाँ क्या है कि सबसे बड़ा पोर्ट है। तो अगर यहाँ हमला किया गया तो समुद्री जो अर्थव्यवस्था है वो पाकिस्तान की पूरी तरीके से डगमगा गई। बिल्कुल सही है, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो दरअसल कहा गया है कराची को लेकर। प्रीति जो बता रही हैं, समुद्री आर्थिक व्यवस्था को लेकर ये बड़ी चोट भारत की तरफ से कराची के लिहाज से होगी। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और बड़ी खबर सुनाते चलते हैं, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बताते चलते हैं। महत्वपूर्ण और बड़ी खबर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दरअसल ये बड़ी और अहम खबर आपको हम जो बताएंगे वो आप देखिए जरा, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बड़ी खबर नजर आ रही है। बड़ी खबर, पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा धमाका हुआ है, पेशावर में बड़ा धमाका हुआ है। आईएनएस विक्रांत ने कराची पर ये किया है हमला। इस्लामाबाद, लाहौर में भी धमाके किए गए हैं। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा धमाका। इन सब के बीच आईएनएस विक्रांत ने कराची पर हमला किया। कराची के अलावा इस्लामाबाद, लाहौर में भी भारत ने ड्रोन्स बरसाए हैं। जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। अब हम सीधे चलते हैं अपने वॉर रूम के इस प्रोजेक्ट की ओर। जरा पुष्पेंद्र बताइए, जो जिक्र किया जा रहा है, अगर हम देखें इस्लामाबाद, इस इस्लामाबाद पर यहां पर अटैक किया गया, जवाबी कार्रवाई की गई है, जरा इसकी डिटेल दीजिए। देखिए बिल्कुल, ये जितनी भी जगह है, हर जगह भारतीय सेना ने कहीं ना कहीं कार्रवाई की है और हर जगह पाकिस्तान को नुकसान हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कराची। कराची इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि 1971 के बाद समुद्री तरीके से पहली बार भारतीय सेना ने कराची पर निशाना साधा है। और जो कराची का बंदरगाह है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और जैसे अभी बात चल रही थी कि जो अर्थव्यवस्था है उसको बाहरी चोट यहाँ पर पाकिस्तान को पहुंची है, तो ये कराची फिलहाल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो और इलाके हैं, हर जगह हड़कंप मचा हुआ। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें या फिर लाहौर की बात करें, लाहौर में जो कल तक देखने को मिल रहा था, वहां पर जो जनता थी हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन जो रात में नौसेना ने करके दिखाया, क्योंकि नौसेना अभी तक शांत थी, लेकिन नौसेना ने भी, आईएनएस विक्रांत ने भी अपना काम कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भैया जब सभी सेना अपना पूरा सहयोग देने से लगी हो, हम भी शांत नहीं बैठने वाले। तो नौसेना ने कराची को निशाना बनाया और ये सबसे इंपॉर्टेंट चोट मानी जा रही है पाकिस्तान को। अच्छा, ये सबसे बड़ी चोट है। इसके अलावा जो लाहौर का जिक्र कर रहे हैं, आईएनएस विक्रांत का जब हम जिक्र करते हैं, उसकी तरफ से लगातार इस पर वहां पर समुद्री चोट पहुंचाई गई है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है और बड़ी खबर है लाहौर के लिहाज से भी, क्योंकि आईएनएस विक्रांत ने, जैसे हमने देखा कि हवाई हमले किए जा रहे थे लगातार, लेकिन उन सब के बीच में समुद्री, किस तरह से समुद्र के जरिए पाकिस्तान को आड़े हाथों लेना है, वहां पर जवाबी कार्रवाई करनी है, और वो आईएनएस विक्रांत ने कर दिखाया। जो लाहौर का जिक्र कर रहे हैं, लाहौर के क्षेत्र वो हैं जहां पर समुद्री तरीके से आईएनएस विक्रांत ने यहां पर जवाबी कार्रवाई की है, कई चीजों को ध्वस्त किया है। ये अपने आप में ही बहुत अहम चीज हो जाती है। इसके अलावा इस्लामाबाद का जिक्र करें, इस्लामाबाद में भी भारत ने जवाबी कार्रवाई में काफी कुछ वहां नुकसान पहुंचाया है। ये चीजें अपने आप में दर्शा रही हैं कि यहां इस्लामाबाद हो, ये वो शहर हैं दरअसल पाकिस्तान के जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग कहलाए जाते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, और इन क्षेत्रों को जब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में निशाना बनाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर फाइनेंशियली भी वहां पर इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आता दिखता है। इस्लामाबाद वो क्षेत्र है, लाहौर वो क्षेत्र है, कराची वो क्षेत्र है। यहां पर आप देखेंगे एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आता है, और ये ट्रायंगल अपने आप में दर्शाता है कि ये इस ट्रायंगल में, क्योंकि ये पाकिस्तान का ट्रायंगल इस लिहाज से है क्योंकि वो एक तरीके से लाहौर,
कराची और इस्लामाबाद, ये तीनों जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जोड़ का मतलब ये अपने आप में समझिए कि पाकिस्तान के लिए ये तीनों शहर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब भारत की तरफ से ये एक्शन लिया गया और या यूं कह लीजिए एक्शन का रिएक्शन किया गया, तो निश्चित तौर पर कराची पर जवाबी कार्रवाई की गई है, इस्लामाबाद पर जवाबी कार्रवाई की गई है, लाहौर पर जवाबी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद, सियालकोट का भी जिक्र करेंगे आगे, लेकिन कोटली का भी जिक्र करेंगे। इन सब के बीच में आप इन जब तीन शहरों को देखेंगे और इन तीनों शहरों में जब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है, वो अपने आप में दर्शा रही है। आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चलते हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर एक और आपको बताते चलते हैं। बड़ी खबर, दरअसल आपको बताएं, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, सियालकोट में भी भारत का जवाबी हमला देखने को मिला है। बहावलपुर में ड्रोन और मिसाइलें बरसाई की हैं। सियालकोट में भारत का जवाबी हमला, सियालकोट में भी भारत का जवाबी हमला देखने को मिला है। बहावलपुर का जिक्र करें, बहावलपुर में भी जवाबी हमला देखने को मिला है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको दे रहे हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने इस प्रोजेक्ट की ओर, जो दरअसल आपके लिए हमने तैयार किया है, दर्शकों के लिए तैयार किया है। और इस प्रोजेक्ट के जरिए हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को कि पाकिस्तान के वो क्षेत्र, वो शहर जहां भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। सुचित्रा हमारे साथ है। सुचित्रा, सियालकोट और बहावलपुर, दो ऐसे क्षेत्र जहां भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। देखिए अब्दुल, एक बात तो साफ है कि भारत ने साफ कर दिया है कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी का नतीजा हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं। जिस तरीके से हमने ये पूरा वॉर रूम दर्शकों के लिए तैयार किया, ये समझाने के लिए कि किस तरीके से भारत ने पूरी जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन अहम यहाँ पर सियालकोट और बहावलपुर हो जाता है, क्योंकि आतंकी के ठिकानों को भारत ने हमेशा से निशाना बनाया। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी बताया गया कि सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया। अब यहाँ बता देती हूँ आपको कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी पर था। और दावा यह भी है कि इस जगह पे जहां पर भारतीय सेना ने कार्रवाई की है, यहां पर 100 से ज्यादा, पूरे इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। और जैश ए मोहम्मद को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। और न सिर्फ भारत ने पहलगाम का बदला लिया, बल्कि 2001 से लेकर 2025 तक जितने भी आतंकी हमले हुए, या चाहे संसद पे हमला ले लीजिए या फिर 26/11 का हमला ले लीजिए, उन सब का बदला इस बार भारत ने ले लिया। और लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जहां एक बार सियालकोट में हमला होता है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत देखिए और पाकिस्तान की गिड़गिड़ाहट देखिए कि बार बार वो एक ही बात कहता है कि भारत ने रिहायशी इलाकों पर हमला किया। लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि रिहायशी इलाकों में नहीं, बल्कि किसी को नुकसान बिना पहुंचाते हुए आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। इसी के साथ आपको मुरीदिके के बारे में भी बताएंगे, वहां पे विस्तार से थोड़ा चलेंगे अब्दुल, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि मुरीदिके में मरकज तैयबा, बरनाला में मरकज अल हदीस और मुजफ्फराबाद, जो कि यहाँ पर था मुजफ्फराबाद में शवाई नाला का जो प्रतिबंधित शिविर चल रहा था, इसके वजह से कितने आतंकी, और ये बॉर्डर से बहुत ज्यादा नहीं बल्कि 30 किलोमीटर की दूरी पर है मुरीदिके, जिसके वजह से बार बार आतंकी जो है वो पार करके भारत में आना जाना करते थे, जिसकी वजह से भारत और भारत के लोगों को आतंकवाद का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार जिस तरीके से भारत ने मुंह तोड़ जवाब, करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है, मुझे लगता है कि इस बार पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि भारत से पंगा नहीं लेना उनके लिए बेहतर होगा। जी जाहिर है। देखिए, ये मुरीदिके का जिक्र करा, यहां पर आतंकी शिविर बकायदा चलते हुए नजर आ रहे थे, आतंकी कैंप्स यहां पर थे जो सुचित्रा ने बताया, और उन आतंकी कैंप्स पर ही भारत ने निशाना साधा है। और ये महत्वपूर्ण चीज है, मुरीदिके, सियालकोट, बहावलपुर, दरअसल ये जो एक पैरेलल लाइन बनती हुई नजर आती है, एक सिंगल इनफैक्ट लाइन बनती हुई नजर आती है, बहावलपुर, सियालकोट और मुरीदिके, ये यहां पर भी आतंकी कैंप्स हैं, टेररिस्ट के कैंप्स यहां पर बकायदा, और आज से नहीं, ये बहुत पुराने चल रहे थे। और फेमस यहां पर जैश के, बहावलपुर में जैश के आतंकी कैंप्स थे, सियालकोट में भी आतंकी कैंप्स बकायदा यहां पर संचालित किए जा रहे थे। इसके अलावा मुरीदिके का जिक्र करें, मुरीदिके में भी आतंकी कैंप्स चल रहे थे, लश्कर का यहां पर आतंकी कैंप चल रहा था। तो लश्कर, जैश और तमाम अलग अलग तरह के जो कैंप्स थे वो यहां पर चल रहे थे। यहां हिजबुल है, देखिए हिजबुल, लश्कर और जैश, ये तीनों आप समझिए जरा, एक लाइन में बहावलपुर, सियालकोट और मुरीदिके, इन तीनों जगहों पर आतंकी कैंप्स प्रॉपर चल रहे थे और उन आतंकी कैंप्स को भारत ने निशाना बनाया। पुष्पेंद्र, इन 3 आतंकी कैंप्स को जब भारत ने निशाना बनाया है,
तो निश्चित तौर पर ये चीजें अपने आप में ही देखने को मिल रही थी और ये जाहिर है, ये दर्शा रहा था कि किस तरह से भारत ने ये जो आतंकी कैंप से उनको नेस्तनाबूद किया है। नहीं, बिल्कुल, जो हमारा शुरू में लक्ष्य था वो सिर्फ ये था। ये लाइन आप देख रहे हैं, जो शहर हैं यहाँ पर जो आतंकी ठिकाने थे, हमको सिर्फ इनको ध्वस्त करना था। जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हमारा मकसद था जो आतंकी ठिकाने हैं उनको बिल्कुल नास्तनाबूद कर दिया जाए, और वही किया। लेकिन ये जो आप आर्थिक स्थिति वाले जो हमने शहर दिखाए हैं, ये हमारे लक्ष्य नहीं थे। ये तो बाद में जो पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत की गई है, तब हमने उनका ये जो आर्थिक ठिकाना है इनको ध्वस्त करने का काम किया है। और इधर से हम समुद्री इलाके से पाकिस्तान पर चढ़े हुए हैं, वायुसेना इधर से लगी हुई है। तो ये हमारा लक्ष्य शुरू में ये था, लेकिन बाद में ये चीजें अब पाकिस्तान की कायराना हरकत को देखते हुए फिलहाल किया जा रहा है। अब्दुल, जाहिर है प्रीति, एक और चीज हम समझते हैं इसमें जो जिक्र किया जा रहा है, बहावलपुर, सियालकोट और मुरीद के इन 3 जगहों को खास तौर पर हम नजर करें, मुजफ्फराबाद भी है, कराची भी है, ये भी है, लेकिन यहां पर जैश का आतंकी शिविर चल रहा था और यहां अगर मुरीदके का जिक्र करें, यहां पर भी आतंकी शिविर चल रहा है और इधर भी शिविर आतंकी चल रहे थे। जो आतंकी शिविर थे उनको निशाना बनाया गया है, आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया गया। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ आतंकियों को ही टारगेट कर रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल, मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना की तरफ से ये कहा भी गया है कि हमने बहुत ही, आज सुबह ही हमने खबर जो है वो दिखाई है, ये खबरें भी आई है कि आईएएफ की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि हमने संयम बरता है। यानी भारतीय सेना को ये पता है कि कब, कैसे, कहां, किस तरीके से जवाब देना है। पाकिस्तान की ओर से जो हमले किए जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में स्कूलों पर हमला किया जा रहा है, स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है। हमारी तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से जितने भी हमले किए जा रहे हैं, उधर बढ़ूंगा मैं। और एक और बड़ी खबर से पहले रूबरू करा देता हूं दर्शकों को, एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर दरअसल आ रही है और ये बड़ी खबर आप देखिए जरा, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बताते चलें। कराची बंदरगाह में नौसेना ने मोर्चा खोल दिया है। कराची बंदरगाह में 8 से 10 मिसाइलें दागी गई हैं, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। कराची बंदरगाह में नौसेना ने मोर्चा खोला है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, 8 से 10 मिसाइलें यहां दागी गई हैं, पूरे इलाके को घेराबंदी कर दी गई है। कराची बंदरगाह, पुष्पेंद्र कराची बंदरगाह का जो जिक्र कर रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है और यहां पर 8 से 10 मिसाइलें दागी गई हैं। बिल्कुल, यहाँ 8 से 10 मिसाइलें दागी गई हैं और जो नौसेना ने काम किया है, क्योंकि शुरू में नौसेना की तरफ से जो कार्रवाई है वो ठंडी तरीके से की जा रही थी, हालांकि टारगेट पे था कराची, क्योंकि इस वजह से अभी तक शांत थे हम कि पाकिस्तान अपनी तरफ से किसी तरीके की कोई हरकत ना करे। हालांकि पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि बंदरगाह पर पाकिस्तान के जो जहाज है वो नहीं आएंगे, लेकिन अब जिस तरीके से कराची को, बंदरगाह को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर नौसेना की देखने को मिल रही है। और नौसेना की तरफ से तो पहले भी तैयारी पुख्ता की गई थी, लेकिन वायुसेना और उधर आर्मी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही थी, इससे एक संतुष्टि थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से किसी तरीके की कोई कायराना हरकत ना करे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने हॉस्पिटल को, जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की, तो तब जाकर भारतीय सेना की तरफ से कराची पर कार्रवाई की गई। प्रीति, कराची के सिलसिले में देखिए, आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है, आर्थिक स्थिति किस तरह से खराब की गई, बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है, भारत की तरफ से 8 से 10 मिसाइलें भी दागी गई हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि भारतीय बॉर्डर से ये 350 किलोमीटर की दूरी पर है, ज्यादा दूर भी नहीं है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, सिंध प्रांत की राजधानी इसे माना जाता है कराची को। और उसके बाद मैं आपको बताते चलूं अब्दुल कि यहाँ पे सबसे बड़ा पोर्ट है और वायुसेना, आपको बता दें, उन्होंने तो हमला किया ही, साथ ही नौसेना की तरफ से यहाँ के पोर्ट पर हमला किया गया और समुद्री तरीके से इसकी आर्थिक व्यवस्था को कमजोर किया गया है। कराची की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करने की दरअसल कोशिश की गई है। इनफैक्ट पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था वैसे भी पूरी तरीके से खत्म ही है और क्या ही उसको किया जा सकता है। बहरहाल अगर देखा जाए, इसके अलावा कराची को, इस्लामाबाद, लाहौर, इसका जिक्र कर चुके हैं। एक बड़ी खबर से अब हम आपको रूबरू कराएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बताते चले, बड़ी और अहम खबर आपको हम बताते चल रहे हैं, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू कराते चले। बड़ी खबर है, दरअसल बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, एक लाहौर पेशावर से लेकर कराची तक, लाहौर पेशावर से लेकर कराची तक भारत के प्रहार से दहला है पाकिस्तान। हमले के बाद पाकिस्तान में हाहाकार की स्थिति पनपी है, लाहौर पेशावर से कराची तक। अगर अब पेशावर का जिक्र करें पुष्पेंद्र, लाहौर से लेकर लाहौर, कराची, पेशावर तक, यहां तक हाहाकार मचा हुआ है।
बिल्कुल हाहाकार इसलिए मचा हुआ है क्योंकि कल जो देखने को मिल रहा था पाकिस्तान के लाहौर में सबसे ज़्यादा खबरें आ रही थी, जो वहाँ की जनता है वहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से जो कल हरकतें की गई उसके बाद ये सारे जो इलाके हैं इन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। अब पेशावर की बात करें, पेशावर में भारत की तरफ से ड्रोन दागे गए हैं, मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई भी मिसाइल भारत पर छोड़ रहा है तो वो S-400 ध्वस्त कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। अगर भारत कुछ भी छोड़ रहा है तो वो सटीक उनको निशाना बनाया जा रहा है। पेशावर में नुकसान देखने को मिल रहा है, मुजफ्फराबाद में, कराची में, लाहौर में, हर जगह पाकिस्तान को नुकसान फिलहाल हो रहा है और कई तरीके से आर्थिक स्थिति पर और आतंकी ठिकाने उनको ध्वस्त कर। ठीक है सुचित्रा, पेशावर को लेकर क्या? देखिए, पेशावर को लेके इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से बार बार एयर डिफेंस की हम बात कर रहे हैं उसी तरीके से हमको थल सेना की भी बात करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान से सटे इलाके में जब जैसलमेर में 7 घुसपैठियों को बीएसएफ ने मार गिराया, यहाँ पर यह भी जानना बेहद अहम हो जाता है क्योंकि पेशावर वो इलाका है जहाँ पर आतंकी संगठन तो काम कर ही रहते, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से इस बात को नकारता आया है। लेकिन इस तरीके की कार्रवाई से अब ये तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान आतंकी का गढ़ है और जिस तरीके से पेशावर पे हो, आपके मुजफ्फराबाद पर हो, कराची पर हो, लाहौर पर हो, जिस तरीके से बार बार भारत अब प्रहार करने पे आया हुआ है, तो अब पाकिस्तान शांति की अपील कर रहा है। ये भी अपने दर्शकों को लिए बताना बेहद जरूरी है कि जब भारत अब पूरी तरीके से मोर्चा खोलता हुआ नजर आ रहा है तो अब पाकिस्तान की तरफ से शांति की अपील की जा रही है। इसी के बीच में जिसके दम पर पाकिस्तान कूद रहा था, यानी कि चाइना जिसके दम पर पाकिस्तान कूद रहा था, अब चाइना ने भी कह दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। तो एक तरीके से समझ लीजिए दर्शकों, आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी कि पाकिस्तान जिसके दम पर कूद रहा था, जिसे पापा पापा कहकर चिल्ला रहा था, अब पापा ने भी हाथ अपने सर से, पाकिस्तान के सर से हटा लिया है और लगातार भारत की कार्रवाई से पूरे पाकिस्तान में हाहाकार तो है। साथ में ये भी आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ हो चाहे मुनीर हो, किसी का आता पता नहीं है। अब ये देखने की बात होगी कि आखिर ये कब अपने आवाम के लिए बाहर निकलेंगे, कब कोई अपनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर बेहद अहम हो जाता है क्योंकि अभी पेशावर में ये हमला हुआ है, कराची पोर्ट को बर्बाद किया गया है और साथ ही अभी भारत की जवाबी कार्रवाई चल रही है। अब देखने की बात होगी कि पाकिस्तान को किस तरीके से और बर्बाद जाहिर है। अगर पेशावर का जिक्र करें, जिस बात का आप लोगों को बताया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है, पेशावर भी बॉर्डर एरियाज का अगर जिक्र करें, पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज का जो ज्यादा दूर नहीं है, बॉर्डर एरिया के अंदर अगर जाएंगे, पेशावर में भी रिहायशी लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका यहां पर भी माना जाता है। पेशावर एक बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं पाकिस्तान का एक चर्चित शहर माना जाता है, लेकिन यहां पर भी आतंकी कैंप्स हैं और ये एक कारण है कि पाकिस्तान भले ही इसको नकारता रहा हो कि आतंकी कैंप्स नहीं है, लेकिन इस बात की तस्दीक हुई है, अलग अलग जगहों से हुई है कि यहाँ पर पेशावर के भीतर भी आतंकी कैंप्स थे, लेकिन समुद्री ठिकाने जहाँ पर थे उन पर भी निशाना साधा गया है। 8 से 10 मिसाइलें दागी गई हैं, समुद्र के लिहाज से भी यहाँ पर जवाबी कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, बहावलपुर, सियालकोट, मुरीद के और इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर, ये वो शहर हैं जो आपको जरूर पता होंगे पाकिस्तान के अंदर ये शहर हैं। ये वो शहर हैं जो आम जनमानस को भी, आवाम को भी पता है, लेकिन ये वो भी शहर हैं जो आम जनमानस को, आवाम को ये नहीं पता है कि इन शहरों के अंदर पाकिस्तान दरअसल आतंक के आकाओं को पनह पा रहा था। आतंक के आकाओं को दरअसल इन शहरों के अंदर उनको खाना दे रहा था, उनको रोजी दे रहा था और यही एक कारण है कि इन शहरों में जहां जहां आतंकी कैंप्स थे, उन कैंप्स में भारत ने बाकायदा जवाबी कार्रवाई की है, एक्शन किया है और इस एक्शन में इन कैंप्स को बाकायदा पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। इन सब के बीच में अब्दुल, आपको और एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगी अपने दर्शकों को भी और आपको भी कि किस तरीके से भारत की कार्रवाई के बाद से मसूद अजहर रोता हुआ नजर आया, उसके परिवार और उसके सहयोगी 14 मारे गए थे, जिसके अब तो ये साफ है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल प्रखर है, बिल्कुल उसने कदम उठा लिया कि अब आतंकवाद का सफाया भारत कर रहेगा और इसके बाद देखने की बात होगी। इसी बीच में आपको ये भी बता दूं कि आज सुबह ही विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान आया था कि अगर किसी देश को हमारा साथ देना है तो वो स्टैंड आकर हमारे सामने लीजिए, वरना एडवाइस देने का काम मत कीजिए। तो एक तरीके से साफ है कि भारत अपने लिए फैसले लेने को तैयार है, सक्षम है, तो बाकी के देश उसमें न घुसे। और जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, ये बिल्कुल यही दर्शाता है कि हमें किसी की जरूरत अब नहीं है। बिल्कुल, और लेकिन हमें दूसरे जो देश हैं वो लगातार हमारे साथ में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हम इस प्रोजेक्ट का जब हम जिक्र कर रहे हैं, कुछ शहर रह गए, एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चलते हैं, बड़ी और अहम खबर आपको बताते चलते हैं, बड़ी और अहम खबर। दरअसल बड़ी खबर आपको हम जो बता रहे हैं
जरा समझिए, पीयूके के मुजफ्फराबाद में भारत का एक्शन हुआ है। पाकिस्तान हमले का जवाब दिया गया है भारत की ओर से। जानकारी आपको दें, आतंकी कैंप्स को भी निशाना बनाया गया है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर मुजफ्फराबाद को लेकर है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, मुजफ्फराबाद को लेकर है। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में, जो पीयूके का मुजफ्फराबाद है, वहां आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया गया है। ये मुजफ्फराबाद है। प्रीति जरा बताइए, मुजफ्फराबाद का जब जिक्र करते हैं, यहां पर पीयूके का मुजफ्फराबाद है, बॉर्डर एरिया से सटा हुआ है, यहां पर भी आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया गया है। जी बिल्कुल, मुजफ्फराबाद के बारे में मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान अधिकृत राजधानी है और मुजफ्फराबाद आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुख्यालय है। और आपको ये भी बताते चलूं कि हिजबुल मुजाहिदीन भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है और 1989 में इसके बारे में आपको बता दूं, ये पूरे भारत में जो है इस पर गौर फरमाया गया था। और साथ ही अब्दुल, मैं आपको ये भी बताते चलूं कि बाद में इस पर विस्तार से चर्चा हुई और इस संगठन का नाम जो है जमायते इस्लामी कश्मीर के तौर पर हुआ। इस आतंकी संगठन का सुप्रीम कमांडर जो है फिलहाल सैयद सलाहुद्दीन है और इसके खिलाफ 2020 में ईडी ने टेरर फंडिंग मामले में समन भी जारी किया था। तो ये कुल मिलाकर देखिए, मुजफ्फराबाद में भी आतंकी कैंप्स ऑलरेडी हैं, जिसका प्रीति जिक्र कर रही थी। उन आतंकी कैंप्स को भारत की तरफ से निशाना बनाया गया। पीयूके में ये प्रॉपर आता है और पीयूके में आता है, इसका मतलब जैसे हिंदुस्तान का कश्मीर का पीयूके होता है, वैसे ही पाकिस्तान में भी कश्मीर का पीयूके है और वो बॉर्डर एरिया से सटा हुआ है। अगर बॉर्डर एरिया से सटा हुआ है और वहां पर आतंकी कैंप्स हैं, तो इनका बॉर्डर पर आना, यानी कि भारत के अंदर आना, ये जाहिर तौर पर दिखाता है कि ये बहुत आसानी से इंडिया की ओर आ सकते हैं। आप इसको ये मान लीजिए, मुजफ्फराबाद है और ये भारत का बॉर्डर है, इसको आप बॉर्डर मान सकते हैं और ये बॉर्डर है, तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि मुजफ्फराबाद में जब आतंकी कैंप्स हैं, तो बॉर्डर, भारत का जो बॉर्डर है, वहां से कितनी आसानी से ये लोग एंटर कर सकते हैं, अवैध तरीके से एंटर कर सकते हैं। और जब ये यहां पर एंटर करेंगे तो इधर हिंदुस्तान का कश्मीर आ जाता है और जब कश्मीर आता है तो कई मायनों में कई ऐसी भी खबरें हमने देखी, पुष्पेंद्र की, कश्मीरी कई ऐसे होते हैं जो आतंक को पनाह देते हैं, आतंकवादियों को। तो वो जो कुछ कश्मीरी जो आतंकियों को पनाह देते हैं, वो इन लोगों को अंदर बॉर्डर से अंदर आने में मदद करते हैं। बिल्कुल, जो पहलगाम हमला देखने को मिला उसमें लोकल सपोर्ट वाला यही सिस्टम था, क्योंकि जो बॉर्डर से लगे हुए पाकिस्तान के शहर है, वो बिल्कुल यहीं से आतंकवादी क्रॉस करते हैं और उस साइड पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन साफ तौर पर विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भी साफ कर दिया है कि हमने कई बार पाकिस्तान को हमले के सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान ने कभी जांच में सहयोग ही नहीं किया। और जितनी भी जगह आपने दिखाई है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं वो ना हुआ। हर कहीं ना कहीं जगह जो आतंकी कैंप है वो बने हुए हैं, आतंकी पनपने से लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई चल रही है, उससे सारी चीजें अब धीरे धीरे ध्वस्त होने की भी कोशिश में लगी हुई है। और साफ तौर पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरों से भी स्पष्ट हो रहा है, जिस तरीके से सेना की तस्वीरें आ रही हैं, वो आतंकियों के साथ खड़े हो, इस बात से भी क्लियर हो रहा है कि भैया जो वहां की सेना है वो आतंकियों को पनाह देती है। और यही चीज है वहां की सेना, क्योंकि आप ये चीजों देखिए जरा, मैं फिर से वही चीज दिखाऊंगा आपको। बहावलपुर आप जाइए, आप सियालकोट जाइए, आप मुरीदके जाइए, आप इस्लामाबाद जाइए, आप कराची जाइए, आप लाहौर जाइए, आप मुजफ्फराबाद, पेशावर, ये वो शहर हैं पाकिस्तान के जो बेहद चर्चित हैं, फेमस शहर हैं, जो हर कोई जानता है। और इन शहरों के अंदर ही पाकिस्तान के आतंकी पनप रहे हैं। और जब इन शहरों में पाकिस्तान के आतंकी पनप रहे हैं और आतंकी जब पनपेंगे, तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा दुश्मन देश को उठाना पड़ेगा। और यही कारण है कि वो आतंकी हमारे हिंदुस्तान में घुसते हैं, लेकिन वो अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं वो इतने तत्पर हैं, वो इतने एक्टिव नजर आते हैं कि वो उनको वहीं पर ही धर दबोचते हैं या फिर मार गिराते हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये आपको जो नजर आ रहा है, जो हमने एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की पाकिस्तान के उन क्षेत्रों की, जो आपको नजर आ रही है वो क्षेत्र जहां पर ब्लास्ट किए गए हैं जवाबी कार्रवाई में, इसके बारे में और डिटेल देंगे। लेकिन एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चलते हैं, एक और बड़ी खबर आपको हम बताते चलते हैं, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते चलें, बड़ी और अहम खबर आपको बताएं। वॉर ब्रेकिंग के तौर पर पीयूके के कोटली में भारत का बड़ा हमला हुआ है। पीयूके के कोटली में ड्रोन और तोप दोनों से यहां पर हमला हुआ है। कोटली में भारत का बड़ा हमला हुआ है। दरअसल आपको बताते चले, ड्रोन और तोप दोनों से भारत ने यहां हमला किया है। कोटली में भारत का जबरदस्त हमला देखने को मिला है।
ये सुचित्रा जरा बताइए, पीयूके का ये कोटली है। कोटली के बारे में इसलिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि कोटली में लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग कैंप था। ठीक है, इस ट्रेनिंग कैंप से ही जितने भी आतंकी थे वो ट्रेनिंग लेते थे और भारत में, और ये महज एलओसी से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके वजह से यहाँ पर भारत में घुसना और बाहर निकलना आसान हो जाता है क्योंकि जो अंदर से बंकर बने हुए हैं उनके तहत ये भारत में घुसते हैं और उसके बाद आतंकी साजिश जो बनाते हैं उसको अंजाम देते हैं। तो कोटली में भारत ने जिस तरीके से एक्शन किया ये बेहद अहम होता है क्योंकि यहाँ पर जब एक्शन किया गया है, जिस तरीके से हम बहावलपुर की बात करते हैं तो ये बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय हुआ करता था जिसको भारत ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। वहीं सियालकोट, मुरीदी के, और अब देखिए चारों लाइन पर है और चारों जगह पर जिस तरीके से आतंकी संगठन थे, मुख्यालय थे, इनके सबको बर्बाद कर दिया गया है। कैंप यहाँ पर ट्रेनिंग यहाँ पे ट्रेनिंग और एक और चीज है ना सुचित्रा, जब ये पीयूके का क्षेत्र है और कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, आप यहाँ पर ट्रेनिंग करा रहे हैं आतंकियों की, यहाँ ट्रेनिंग कराने के बाद पीयूके से आप हिंदुस्तान में दाखिल कराएंगे। बिल्कुल यही होता था दाखिल करवाने के लिए और एलओसी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पे था। और जिस तरीके से पहलगाम में स्थानीय लोगों के समर्थन और साथ की बात आई थी वो इसी वजह से आई थी क्योंकि एलओसी पार करके जब ये अंदर गए तब हमारे भारतीय ने ही उनकी मदद की है, जिसके वजह से पहलगाम जैसा हमला, या इससे पहले कह लीजिए जितने भी आतंकी हमले हुए हैं, बिना किसी के भारतीयों के साथ ये चीज है। सुचित्रा, पुष्पेंद्र और प्रीति, देखिए मुजफ्फराबाद ये भी पीयूके का ही हिस्सा है और कोटली ये भी पीयूके का हिस्सा है। ये महज कुछ किलोमीटर की दूरी का ही है और ये ट्रेनिंग कैंप्स यहाँ बाकायदा पुष्पेंद्र चल रहे हैं और ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ट्रेनिंग ली जा रही है। वहां मेन बहावलपुर में मेन जैश का वहां पर मेन कैंप है, मुख्यालय है और यहाँ ट्रेनिंग कैंप से ट्रेनिंग हो रही है और वहां से पीयूके के जरिए अंदर दाखिल कर रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर की तरफ जाते थे और उनको अगर मुठभेड़ में ढेर भी किया जा रहा था तो पाकिस्तान को बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा था। क्योंकि इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा था, ये जो कैंप यहाँ पर बनाए गए हैं, कैंप से अगर 2-4 आतंकी मर भी जाते हैं तो यहाँ से फिर निकल के वो जाते थे, लेकिन अब की बार जो कैंप ध्वस्त करके जो बड़ी चोट पाकिस्तान को दी है, ये सबसे बड़ी चोट फिलहाल पाकिस्तान को लगी है क्योंकि आतंकवाद यहीं से पनप रहे थे और ये अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी बिल्कुल साफ हो चुका है और जो बड़े बड़े देश हैं वो भी भारत के साथ खड़े हुए। ये जरूर कह सकते हैं कि जो 2 देश पाकिस्तान के पीछे खड़े थे, तुर्की और चाइना, स्पष्ट रूप में वो भी सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि देखिए अगर आप आतंकी कैंप्स को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, ट्रेनिंग कैंप्स को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, हालांकि अब पाकिस्तान है, नापाक है, हरकतें करता रहता है वो ट्रेनिंग कैंप्स और कर लेगा, लेकिन हम फिर से ध्वस्त कर देंगे। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई के तहत अगर ट्रेनिंग कैंप्स को ध्वस्त किया जा रहा है तो ये एक बड़ा मैसेज है कि अब आप ट्रेनिंग मत करवाइए क्योंकि पाकिस्तान में अगर आतंकी पनपेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी पुष्पेंद्र जी ने बताया कि इस बार जो जवाबी कार्रवाई भारत ने की है वो आतंकियों के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ की गई है। ये तमाम जो हम इस बोर्ड के जरिए दर्शकों को अभी बता रहे हैं, इसमें हम यही बताना चाह रहे हैं कि इन जगहों पर जो जवाबी कार्रवाई की गई है वो आतंकवाद को मिटाने के लिए की गई है। IAF की तरफ से जो बयान भी जारी किया गया था उसमें भी यही कहा गया है कि हमने जो है संयम बरती है। जी अब्दुल, ये देखिए ये चीजें देखने को मिल रही हैं और ये कोटली में जब आतंकी कैंप्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स थे, उनको डिस्ट्रॉय किया गया। मुर्दके में आतंकी का कैंप था, सियालकोट। और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी, हम सब ने हॉलीडे मूवी तो जरूर देखी होगी, उसमें एक डायलॉग होता है कि स्लीपर सेल के आकाओं को मार दो तो काफी सालों तक ये चीज बंद रहेगी। मुझे लगता है भारत को अब जवाबी कार्रवाई में मसूद अजहर, हाफिज सईद को बिल्कुल ओसामा बिन लादेन की तरह जिस तरीके से अमेरिका ने उसे ठोका था डंके की चोट पर, बिल्कुल ऐसी एक्शन ले। ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जिस तरह से मसूद अजहर का जिक्र कर लीजिए या तमाम आतंकी इस समय पाकिस्तान के अंदर डर के या खौफ के साए में रह रहे हैं, उनको भी अब बाहर निकल नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं निकल पा रहे। और ये भी कह सकते हैं क्योंकि जो पाकिस्तान की तरफ से हरकतें की जा रही हैं, जो हमले किए जा रहे हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि जो इनका जो एक आका था मसूद अजहर, उसका जो पूरा परिवार फिलहाल भेज दिया गया है। ये उसकी नाक के सवाल का बना हुआ है पाकिस्तान की तरफ से और वो इसी वजह से ये छोटे मोटे हमले करने से लगा हुआ क्योंकि जो अजहर महमूद था वो जो एक बड़ा आतंकवादी माना जाता है, लेकिन जो भारतीय पाकिस्तान की सेना है वो लगातार उसको आका मानती है, तो एक उनकी नाक का सवाल बना हुआ है, इसलिए वो छोटे मोटे पलटवार करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर तौर पर देखिए ये पूरा का पूरा एक हमने आपको प्रोजेक्ट समझाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर हरकतें की गई हैं। जी बिल्कुल,
और एक तरीके से ये भी साफ है कि भारत से पंगा लेना पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों की ईंट से ईंट बजा कर रख दी है। और एक बात तो ये भी साफ कर दिया है कि अब पंगा लेने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आज की तस्वीरों में हम देखेंगे तो राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख की अब्दुल बैठक हुई थी, और इस बैठक में जिस तरीके की मुस्कान हमने रक्षा मंत्री के चेहरे पर देखी है, इससे ये भारतवासी देखकर आश्वस्त हो सकते हैं कि भारत अब सुरक्षित एक हाथों में है और भारत हाँ, एक और बड़ी खबर से अब रूबरू करा देते हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर एक और आपको दिखा देते हैं। बड़ी खबर दरअसल आपको बताएं, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते चलें, जानकारी आपको देते चले। भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर वार किया है। दरअसल जानकारी यह है, पाकिस्तान 149 फ्लाइट रद्द हो गई है और इस्लामाबाद की 42 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा लाहौर में 36, कराची में 34 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर वार किया है। देखिए पुष्पेंद्र, एक तो बड़ी चीज ये है कि इन क्षेत्रों में भारत ने घुसकर वार किया है, या यूं कह लीजिए जवाबी कार्रवाई की है, क्योंकि कार्रवाई पहले उधर से हुई थी और हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई ही कर रहे हैं, संतुलित कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और है, इन सब के बीच में अभी सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि पाकिस्तान के भीतर ही फ्लाइट्स तमाम रद्द की गई हैं, तकरीबन 149। बिल्कुल, जो पाकिस्तान की फ्लाइट्स हैं वो तो उसने खुद रद्द कर ही दी हैं, लेकिन जो पड़ोसी देश है उसने भी मना कर दिया है कि जो पाकिस्तान के एयर स्पेस है वहां से कोई विमान गुजरेगा नहीं, क्योंकि सभी को पता है आतंकवादी पनपते हैं और युद्ध जैसे हालात है, किसी को भी नुकसान हो सकता है। और जो उनका पीसीएल चल रहा था वो भी रद्द कर दिया गया है, जो सारे मैच है वो दुबई में शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो उसने अपने सारे जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द की हैं और कोई भी फ्लाइट फिलहाल उड़ेगी नहीं, और जो पड़ोसी देश है वो भी वहां से फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे। ये बड़ी चोट, क्योंकि लगातार जो बातें की जा रही है हमारी तरफ से, भारत कई तरीके से चोट देने की कोशिश करने से लगा हुआ है। और किसी ने कहा था कि अगर एक छोटा सा भी युद्ध होगा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जाहिर है एक छोटा सा भी युद्ध होगा। और एक कार्रवाई की जा रही है, संतुलित कार्रवाई की जा रही है, इस कार्रवाई में ही पाकिस्तानी की हालत खस्ता हो गई। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया है। दरअसल आपको बताएं, एक होटल के बाहर से वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर, अगर उरी का जिक्र करें, उरी में धमाका हुआ है, उरी में धमाका हुआ है, नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया है। और एक होटल के बाहर का वीडियो है। हाँ, हिंदुस्तान का अगर जिक्र करें, उरी के बाहर दरअसल निशाना बनाया गया, और ये निशाना जब बनाया गया उसका एक वीडियो भी होटल में किसी शख्स ने जाहिर तौर पर वहां रिकॉर्ड किया था, और वो वीडियो भी देखने को मिल रहा है जहां पर धमाका होता हुआ नजर आ रहा है। वो विजुअल भी हम आपको दिखाते हैं। दरअसल आपको ये बताते चले, भारत और पाक तनाव के बीच उरी में धमाका हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। सीडीएस तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक हुई है। एक और अहम जानकारी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी समीक्षा बैठक की है। बैठकों का दौर हिंदुस्तान में बेहद तेजी से चल रहा है। अन्न उपलब्धता को लेकर कृषि मंत्री ने भी बैठक की है, तमाम जल शक्ति मंत्री भी बैठक कर रहे हैं। तो ये एक और चीज है, एक तो इस प्रोजेक्ट के जरिए जो हमने दिखाया लोगों को कि किस तरह से भारत ने एक्शन लिया है और संतुलित कार्रवाई की है। बहावलपुर, सियालकोट, मुरिद के कोटली, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, मुजफ्फराबाद, बिम्बर, ये वो जगह हैं जहां पर भारत ने कार्रवाई की। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के लिहाज से अगर पुष्पेंद्र देखें तो भारत में भी बैठकों को दौर लगातार जारी है, और ये बैठकें इस लिहाज से हो रही हैं कि आगे का एक्शन किस तरह से लेना। बिल्कुल, देखिए पहलगाम हमले के बाद से लगातार सीसीएस की बैठक देखने को मिली, सर्वदलीय बैठक देखने को मिली, सेना के जो तीनों प्रमुख हैं उनके साथ बैठक देखने को मिली, और अब थोड़ी देर बाद 5:30 बजे सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। जिस तरीके से पाकिस्तान हरकतें करने से लगा हुआ है, तो जो भारत की तरफ से सबसे पहले सबूत दिए जा रहे हैं कि भैया सबूत रखो, क्योंकि ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय पटल का मामला है। जो और देश हैं जो निगाहें टिकाकर रखे हुए हैं उनको भी पता चले कि पाकिस्तान हमले कराता है, और ये सबूत हमने किए। कल भी सेना की तरफ से सबूत पेश किए गए, और जब पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है, आज भी कुछ ना कुछ रणनीति है वो सेना की तरफ से आगे की जाएगी। ठीक है सुचित्रा, देखिए जो आज बैठकें की गई हैं उसमें बॉडी लैंग्वेज का जिक्र करें, हमने कुछ दिखाई भी थी इंडिया वॉइस पर वो तस्वीरें कि किस तरह से राजनाथ सिंह का बॉडी लैंग्वेज था, वो अपने आप में दर्शा रहा कि कॉन्फिडेंस लेवल हमारा क्या है। जिस तरीके से आज राजनाथ सिंह ने भी बैठक की, और इस बैठक में सबसे ज्यादा ये जरूरी जानना हो जाता है क्योंकि सीडीएस भी बैठक में मौजूद थे, और बैठक में तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे, और बैठक से ये बात साफ जाहिर है क्योंकि उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी ये कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि पाकिस्तान आए भिड़ ले, लेकिन जवाब देने को भारत भी तैयार है। अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि
फ्लाइटें बहुत सारी रद्द हुई है। मैं आपको बता दूं कि अगर इस्लामाबाद से कोई उड़ती हुई फ्लाइट आपको अगर दिख जाती है, अगर फ्लाइट नहीं चार्टर्ड प्लेन दिख जाता है, तो समझ जाइए कि पाकिस्तान के जितने बड़े नेता हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो या मुनीर हो, वो सब भागने के कगार पर है। कल रात से वो सभी भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एयर स्पेस बंद होने की वजह से उनका ये चार्टर्ड प्लेन निकल नहीं पा रहा है। और एक और चीज है, इसको अगर हम दिखाना चाहें, जो अभी पुष्पेंद्र कह रहे थे कि अगर कोई भी फ्लाइट अगर यहाँ से मान लीजिए ऐसे उड़ती हुई ऊपर से नजर आएगी, इस्लामाबाद, कोटला या फिर किसी के भी यहाँ से ऊपर, उसको बंद कर दिया गया है, कोई भी यहाँ पर से नहीं जा सकता है। ये एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसको इस लिहाज से बंद किया गया है क्योंकि ये पूरी तरीके से जो दूसरे देश है उन्होंने तो इस लिहाज से किया है, सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन पाकिस्तान के भीतर भी एयर स्पेस पूरी तरीके से, आप यहां से अगर फ्लाइट आप जा रहे हैं तो यहां से नहीं जा सकते, पाकिस्तान के ऊपर से आप नहीं गुजर सकते पुष्पेंद्र, क्योंकि ये पूरा का पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। बिल्कुल। तो ये चीजें जरा देखने को मिल रही हैं, एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, हमारे यहाँ बैठकों का दौर है और ये पूरी चीजें देखने को मिल रही हैं। ये अगर हम देखा जाए, यहाँ पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, इन तस्वीरों के लिहाज से सुचित्रा, एक चीज तो क्लियर हो गई है, पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है और दूसरी ओर भारत का बॉडी लैंग्वेज ये दर्शा रहा है कि हम तो 19-20 नहीं, हम तो 10-21 है। बिल्कुल। और जिस तरीके से पाकिस्तान गीदड़ भपकियां दे रहा था, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो उसका जो वो था कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने को कुछ और वाली हरकतें थी। पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर दी, परमाणु छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अब जब पाकिस्तान के आवाम पर बात आ गई है तो सारे नेता छुपे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं, और अब लगातार इमरान खान को रिहा करने की भी बात वहां पर हो रही है। लेकिन यहाँ पर जानना ये बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि एयर स्पेस बंद है, जिसके वजह से पाकिस्तान के जितने बड़े नेता हैं वो अपना देश नहीं छोड़ पा रहे। और मुझे तो लगता है कि जो नेता बाहर आ भी नहीं रहे, कुछ अगर बंकर में छिपे होंगे तो जिंदा हो गया, और अगर बाहर होंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके भी 1-2 दिन में मौत की खबरें सामने आ जाए। एक बात और है, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं, जो पाकिस्तान के अधिकारी अफसर हैं वो देश छोड़ने की फिराक में है, वो विदेश भागने की सोचने से लगे हुए हैं, और ये गीदड़ भभकियां हैं, ये खास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से एक तरह से धमकी दिया जा रही है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि जो वहाँ के खुद के अफसर हैं वो देश छोड़ने की सोच रहे हैं वहाँ पर फिलहाल। और जाहिर तौर पर देखिए वहां पर भी देश छोड़ने की बात हो रही है, भारत की तरफ से लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि भारत का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल, और जैसे कि मैंने सबसे शुरुआत में ही कहा था कि अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। अर्थव्यवस्था जो है वो बुरी तरीके से टूट चुकी है। वर्ल्ड बैंक के पास पाकिस्तान जाके गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि युद्ध रोको, मुझे लोन दो, उधार दो। तो ये एक बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट देखने और को वर्ल्ड बैंक से तो वो उसको बिल्कुल भी वहां से उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए, ग्रे लिस्ट में पहले ही ऑलरेडी था पाकिस्तान, और वहां से तो उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। हंसने की बात यह भी है कि 1-2 हज़ार नहीं, 11,000 करोड़ की मांग कर रहा है पाकिस्तान। आपके पास खाने के, आपके पास आटा चावल है नहीं, आप 11,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से मांग रहे हैं। और यहाँ पे ये भी जरूरी हो जाता है, जब हथियार मांगता हुआ पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है इधर उधर, तो सारे देश ने उन्हें मना कर दिया पहले से हथियार देने को। और अब चाइना, जिसे पापा पापा पाकिस्तान कहता था, चाइना ने भी कह दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। हालांकि उसने ये भी कहा है कि दोनों देश को शांति से बात करनी चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अहम हो जाता है ये देखना, और दर्शकों के लिए भी जानना, कि जो पाकिस्तान 2 दिन पहले तक गीदड़ भपकियां दिया करता था, आज वो पाकिस्तान की पतलून इतनी ढीली कर दिया भारत ने कि कुछ कहने लायक और कुछ कहने लायक न करने लायक बचा है। जाहिर है कुछ करने लायक नहीं बचा है। बहावलपुर, सियालकोट, मुरैद-के, कोटली, कराची, लाहौर, पेशावर, मुजफ्फराबाद, बिम्बर, ये आप एक बार फिर से इनको देख लीजिए, इनको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ये वो क्षेत्र हैं, ये वो शहर हैं, ये वो जगहें हैं जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, जहां भारत ने जवाबी कार्रवाई की, और जवाबी कार्रवाई में भारत ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया है। हम इस खास पेशकश में आपसे अलविदा ले रहे हैं। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे, क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। और बड़ी खबर क्या है, जरा आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा देते हैं। एक बड़ी और अहम खबर, वॉर ब्रेकिंग के तौर पर हम दिखाते हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, भारत पाक तनाव के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। गृह मंत्री ने बाकायदा सीडीएस तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक हुई है। आपको बताते चलें, ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, और इन सब के बीच में लगातार बैठकों का दौर जारी है। जल शक्ति मंत्री भी बैठक करते नजर आ रहे हैं। एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। आपको एक चीज और बता दूं कि आज
2 डैम के गेट जो है वो खोल दिए गए, सिलाल के 3 गेट और बिहाराबाद के 1 गेट खोल दिए गए। तो ये भी समझ लीजिए कि एक तरीके से अर्थव्यवस्था पर डिफेंस अपना काम कर ही रहा है और साथ ही पानी छोड़ दिया गया, इससे पाकिस्तान में बाढ़ जैसी स्थिति भी बन। एक और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों के साथ बैठक की है और सीडीएस तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है। इसके अलावा एक बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते चले, एक बार फिर से इसको प्ले कीजिए इसको, और बड़ी खबर आपको हम बताएंगे जल्द। थोड़ी देर में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ी खबर आपको बताएं, सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। एक तरफ बैठकों का दौर है, दूसरी तरफ अब से कुछ देर के बाद टाइमिंग जो थी सेना की वो 5:30 की है, 5:30 बजे सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही गई है, लेकिन अब से कुछ देर के बाद सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर तौर पर इस बात का खुलासा होगा, क्योंकि बाकायदा आज मीटिंग्स हुई हैं, कल मीटिंग्स हुई हैं, उन मीटिंग्स में क्या आगे की रणनीति तो जाहिर है क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन इस बात की जरूर क्लियरिटी होगी कि कल की तारीख में कहां कहां पाकिस्तान को चोट पहुंची। इस बात की क्लैरिटी जरूर होगी कि आज यहाँ पर 10 नाम आपको दिख रहे हैं अब्दुल, और हो सकता है यहाँ पे 10 से नाम 20 हो जाएं। जिस तरीके की रणनीति भारत बना रहा है, और अगर पाकिस्तान पीछे नहीं हटता है तो जाहिर सी बात है कि ये 10 जगह 20, 30 और 50 तक। जाहिर है इन तस्वीरों के साथ ही आपको हम छोड़ जा रहे हैं, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है। जहाँ देख भैया को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं।